जय हिंद दोस्तों। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लड प्रेशर और ईसीजी के बारे में बताते हैं। ईसीजी तो आप नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं? ईसीजी मतलब होता है हार्ट का जो गतिविधि का मापने का जो मशीन है ना, उसी बोलते हैं ईसीजी। वो मशीन है, एक तरह से ग्राफ भी होता है। जैसे आप फिल्म वगैरह में देखोगे ना, जब कोई विलन वगैरह या कोई एक्टर जो है ना, हीरो, जब ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। और उसमें देखिएगा ना, जब उसका हार्ट वगैरह पे ऐसे मशीन लगा करके तो एक टीवी दिखाता है, टीवी में से टिक 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 ऐसे करके ग्राफ बनाता है, उसे बोलते हैं हम लोग ईसीजी। तो हम लोग इस वीडियो में ब्लड प्रेशर और ईसीजी के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको कंप्लीट रूप से ब्लड और हार्ट इस सब के बारे में कंप्लीट बता दिए हैं। सारा वीडियो जो है ना चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप जा करके चैनल से देख लीजिएगा, या लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, वहाँ से भी जा करके आप डायरेक्ट देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप भी तैयार हो जाइए और हम लोग मिल करके एक साथ मिल करके समझते हैं ब्लड प्रेशर और ईसीजी के बारे में कंप्लीट रूप से। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं और इसी का हिंदी नाम रुधिर दाब, रुधिर चाप या रक्तदाब या रक्तचाप कहते हैं। कई गो नाम है इसका। इसी का शॉर्ट नाम है बीपी यानी ब्लड प्रेशर। अब इसकी सबसे पहले खोज जो है ना, एक साइंटिस्ट थे स्टीफन हेल्स नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी ब्लड प्रेशर की। और वो भी जो है ना, इन्होंने सबसे पहले घोड़े पर जो है ना उसके ब्लड को जांचा था। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन कहेगा, बल्कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे पहले ब्लड प्रेशर को किस जीव पर जो है ना नापा गया था। तो हर्ष यानी घोड़ा पर, इसको याद रखिएगा, घोड़ा पर सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मापा गया था स्टीफन हेल्स नामक साइंटिस्ट के द्वारा। अब समझते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर ये उत्पन्न हो ही कैसे जाता है, यानी कैसे ये उत्पन्न होता है, ब्लड में कैसे प्रेशर आता है। तो देखिए, बहुत सिंपल सा है। जब हमारे शरीर में जो है ना, यानी हार्ट जो है ना ऐसे पंप करता है, यानी नीला जब ऐसे सिस्टोल होता है, तो जैसे ये हार्ट ऐसे पंप करता है ना, तो यह ब्लड को ऐसे हचाक से मारा पूरा धमनी में एक ही बार, यानी एक ही बार स्पीड से धकेलता है धमनी में। तो ब्लड में ऐसे बिक आता है, एकदम ब्लड जो है ना गुस्सिया करके और जाता है धमनी में, स्पीड से जाता है। तो जब धमनी में स्पीड से जाता है ना, तो धमनी बेचारा में जो है अंदर के दीवार से ना ब्लड जो है ना बाहर ऐसे दाब मारते हुए एकदम धमनी को फैला करके तोप जाता है। तो ब्लड के द्वारा, यानी जब पंप किया हुआ ब्लड जो है धमनी में प्रवेश करता है, तो वह ब्लड जो है ना धमनी के आंतरिक दीवार पर बाहर की ओर से बल लगाता है, यानी धमनी को ऐसे फैला देता है। उसी ब्लड प्रेशर को, उसी दाब को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, क्योंकि वो ब्लड के द्वारा लग रहा है और एक तरह से प्रेशर एंड दबाव है, जिसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल रूप से ब्लड प्रेशर। बहुत सिंपल है। अब ये जो ब्लड प्रेशर है, एक जो है ना रेशियो है, यानी एक अनुपात है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक डायस्टोलिक आपको कंप्लीट रूप से हार्ट नामक जो है वीडियो में बता चुके हैं, पूरा जाकर के देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा रिवाइज बता देते हैं। सिस्टोलिक मतलब होता है ना, हार्ट एंड नीला जो है ना ऐसे संकुचित होगा, यानी से जब पचकता है ना, यानी पंप करता है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक बोला जाता है जब हार्ट नीला जो है फैलता है, यानी जब ब्लड वो रिसीव करता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। यानी हृदय का जो है ना फैलना डायस्टोलिक, सिकुड़ना सिस्टोलिक। तो एक तरह से ना रेशियो है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रेशियो को मिलाकर बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर यानी बीपी। अब सिस्टोलिक का मान होता है 120 और डायस्टोलिक का मान होता है 80, यानी 120/80। यानी ब्लड जो है ना सिस्टोल जब होगा, ब्लड जब पंप होगा तो 120 के स्पीड से धमनी में जाएगा और वहाँ से उसको वापस ले आना है फिर से हृदय में। तो चूँकि हृदय को पता है ना कि जो है ना बहुत ब्लड जो है नखड़ा है, जहाँ जाएगा वहीं पे रुक जाएगा, इसीलिए यहाँ से धक एकदम हचाक से ढकेलता है धमनी में, ताकि एकदम स्पीड से भेजेगा 120 के स्पीड से कि जाओ ब्लड, अब पूरा कोशिका तक जाके और वहाँ से फिर उसको जानता है हार्ट जो है ना उधर से ब्लड को वापस ले आना है। इधर से एकदम पूरा एनर्जी भर के भेजता है और उधर से जो है ना बेचारा ब्लड जो उसके अंदर एनर्जी रहता है, फिर उधर से कोशिका से वापस टकरा के फिर हार्ट में भी चला आता है 80 के स्पीड से। तो इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं 120/80 को सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक। ये सामान्य क्या है, ब्लड प्रेशर है। अभी देखिए, ये ब्लड प्रेशर में ना दो तरह से आता है। एक सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी जब हार्ट जो है ना ब्लड को ढकेल दिया धमनी में, तो हार्ट जो है ना सिस्टोल हुआ, मतलब कि उस समय जो है हार्ट पिच का, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर में सिंपल है, नीला जो है ना संकुचन होता है और इससे ब्लड में एक तरह से प्रेशर आता है, गति आता है, जिसमें जो है धमनी पर प्रेशर लगता है। और डायस्टोलिक प्रेशर वह है जब पूरा ब्लड जो है ना वो शरीर से आता है हमारे हार्ट में, तब भी जो है ना एक तरह से प्रेशर लगता है, जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक वाला थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि ये पंप किया हुआ होता है, और डायस्टोलिक बेचारा उधर से लौट के आता है, तो थोड़ा सा इसका प्रेशर वहाँ घट जाता है। ये दोनों प्रेशर याद रखिएगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को।
अब समझते हैं कि इस आखिर ब्लड प्रेशर को हम लोग नापते कैसे हैं, कैसे मालूम चला कि 120/80 जो है ना ब्लड प्रेशर होता है यानी बीपी। तो देखिए एक मशीन आता है जिसमें बोलते हैं ना एस्फिग्नोमैनोमीटर। देखिए यहाँ पे एस्फिग्नोमैनोमीटर एक क्या है, मशीन है। इसी मशीन से हम लोग ना ब्लड प्रेशर को मापते हैं। जैसे सिंपल है, आप इसको देख भी लीजिएगा या देखे भी होंगे। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाइएगा ना, तो डॉक्टर जो है ना आपका जब ब्लड प्रेशर नापता है ना, तो देखिएगा आपके यहाँ पे हाथ में ना एक जो है ना ऐसे पट्टी लगाता है, कफ जिसको बोलते हैं, पूरा ऐसे आता है चिपकाने वाला, इसे लगा करके और उसमें पाइप लगा होता है और एक मशीन ऐसे होता है खड़ा जिसमें पारा होता है, पारा ऐसे ऊपर जाता है, वो ब्लड प्रेशर नापने वाला उसे बोलते हैं एस्फिग्नोमैनोमीटर। उसमें सिंपल सा लॉजिक होता है कि वो डॉक्टर जो है ना प्रेशर पहले पूरा भरता है, आपके पाइप से ना प्रेशर भर देता है पूरा वहाँ पे। जब प्रेशर भरता है ना तो वहाँ पे पूरा एकदम टाइट हो जाता है। अब प्रेशर को वहीं पे एक ना छोटा सा एक नॉब होता है, उसको ऐसे ढीला करता है। जैसे उसको ना खुलेगा ना तो जैसे पूरा प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज करेगा। और जब प्रेशर जो है धीरे धीरे रिलीज करता है डॉक्टर ना, तो देखिएगा वहीं पे एक आला रखा होता है, स्टेथोस्कोप कान में लगा कर सुनने वाला, उसको वहाँ पे रख करके ना वो आवाज़ को सुनता है। आवाज़ उत्पन्न ऐसे होता है कि जब प्रेशर रिलीज होता है ना तो वहाँ से ना एक जैसे वो रिलीज होता है ना तो उसमें एक टी की आवाज़ सुनाई देगा। तो डॉक्टर ना वो टी की आवाज़ पर ध्यान देता है कि कब जो है ना ऐसे खटाक से टी की आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो वह देखता है कि कितने पे जा करके वो पारा पर ऐसे ध्यान देगा और देखेगा कि कितना पे जाकर ना वो आवाज़ जो है टी की आवाज़ सुनाई दिया। तो जितना पे आ जाएगा वो टी की आवाज़ सुनाई देगा ना, वो समझ लेगा कि वो क्या है, सिस्टोलिक है, यानी ऊपर वाला प्रेशर हुआ है। अब जो है उसको नोट कर लिया, अब फिर से उसको और रिलीज करेगा, फिर लास्ट में आएगा देखेगा ना वो टी 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 करके ना कहाँ पे वो आवाज़ खत्म हो रहा है। जैसे ही आवाज़ जहाँ पे खत्म होता है ना उसको समझ लेता है यह डायस्टोलिक प्रेशर है, यानी 80 वाला है, यानी सबसे लो वाला। इस तरह करके ना वो आपका बताता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है कि कम है। तो इस तरह वो ब्लड प्रेशर आपका नाप लेता है। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। अब देखिए इसमें जो है ना ब्लड प्रेशर दो तरह से इसमें आता है, यानी जब ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा ना तब भी एक बीमारी होगा और जब लो होगा तब भी एक बीमारी हो जाएगा। दोनों कंडीशन में जो है ना ये बीमारी होता है। देखिए बीपी का हमारे शरीर में रहना यानी एक बैलेंस रूप में रहना जो है ना बहुत ज़रूरी है। रीजन समझिए जरूरी क्यों है। जैसे देखिए हमारे शरीर में जो धमनी सिरा जो ऐसे नस है ब्लड को कैरी करने वाला, तो ब्लड को तो पूरा एटलीस्ट जो है ना कोशिका तक, यानी पूरा यहाँ तक केशिका लास्ट जो नस होता है ना पतली नस, वहाँ तक उसको पहुँचाना है ब्लड को। यानी हृदय को जो है पता है कि हमको जो है ना ब्लड कहाँ तक पहुँचाना है, तो लास्ट केशिका तक पहुँचाना है, यानी कैपिलरी तक। यानी यहाँ तक पहुँचाएगा तो इसमें कैपिलरी ना है, चाहे आँख में है कैपिलरी है, तो हृदय को ब्लड जो है ना कैपिलरी तक पहुँचाना है। अब वो जो है ना धीरे से अगर मान लीजिए ब्लड को पंप करके छोड़ देगा तो पता चला कि ब्लड जो आधे दूर तक गया और वहाँ से वापस फिर लौट गया, तो पता चला कि इधर कैपिलरी तक पहुँचा ही नहीं। इसीलिए वो जो है ना एक तरह से एकदम पूरा बैलेंस करके भेजता है, नाप चोक करके कि कितना स्पीड मारेंगे ना तो वो ब्लड जो है चला जाएगा केशिका तक। इसीलिए ब्लड प्रेशर का हमारे शरीर में बैलेंस रूप से रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब जब ये घटता बढ़ता है ना तो इससे हमें बीमारियाँ होती है। जब ये घटेगा तो इसमें एक तरह से बीमारी होगा जिसे बोलते हैं ना हाइपोटेंशन घटने पर, और जब बीपी बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर उसमें एक और बीमारी होती है जिसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। ये दोनों बीमारी जो है ना हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन ये ब्लड के घटने बढ़ने से होता है। अब समझते हैं कि हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन है क्या। देखिए हाइपरटेंशन बोलते हैं ब्लड प्रेशर का मान जो है सामान्य से अधिक होता है तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है, ज़्यादा खतरनाक यही है। समझिए कैसे। जब बीपी है ना, जब बीपी सामान्य रूप से जो है ना अधिक बढ़ जाता है, यानी 150 और 90 होता है, ये 150 है ना सिस्टोलिक वाला प्रेशर, यानी 120 से जो बढ़ गया 150, और 80 से आने वाला जो है ना 80 से 90 के स्पीड से आ रहा है, यानी जाने वाला 120 पे सामान्य पे जा रहा है तो 150 पे जा रहा है अब, और उधर से आता था 80 के स्पीड से तो उधर से आ रहा है 90 के स्पीड से, यानी दोनों बढ़ गया। तो जब बीपी जो है ना सामान्य रूप से बढ़ करके 150 बटा 90 हो जाता है तो इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। देखिए कैसे। हाइपरटेंशन में अक्सर जो है ना आदमी को गुस्सा बात बात में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत भयानक उसको बीक आता है। बीक मारा ना, बीक है गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको, क्रोध आता है पूरा। बात बात में वो जो है ना आपसे झगड़ा कर लेगा क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। देखिएगा ना अपने आसपास में कोई बीपी वाला जो हाई वाला मरीज होते हैं ना बात बात में गुस्सा कर लेते हैं। तो हाइपरटेंशन बहुत खतरनाक है। इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी का जो है ना ज़्यादा नुकसान भी कर देता है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। और दूसरा जो है ना हाइपोटेंशन, ध्यान समझिएगा, ये है हाइपरटेंशन और ये है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन बोलते हैं सामान्य से बीपी का घट जाना। जब सामान्य रूप से बीपी घट करके 100/50 आता है, मतलब कि जाने वाला स्पीड है 100, 120 से जा रहा था अब 100 हो गया,
आई जो है ना आने वाला स्पीड है, आ रहा था 80 के स्पीड से, अब आ रहा है 50 के स्पीड से, तो दोनों कम हो गया। तो जब बीपी सामान्य रूप से कम हो जाता है तो उसमें बीमारी होता है जिसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। अब इस हाइपोटेंशन उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है क्योंकि इसमें नॉर्मली जो है आपको थकान आएगा, क्योंकि ब्लड कोशिका वगैरह को अच्छे से एनर्जी वगैरह ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपको शरीर में थकान होगा, आप बहुत जल्दी थोड़ा सा काम कीजिएगा थक जाइएगा। जैसे देखिएगा ना, कोई अपने आसपास कोई आदमी होता है, वो जो है थोड़ा सा काम करता है ना तो बहुत जल्दी थक जाता है, या थोड़ा सा उसको दौड़ा दीजिए ना तो ऐसे थक करके ऐसे हाँफना शुरू कर देता है, तो समझिए उसका बीपी जो है लो है। इसी यानी किसी काम में को करने का मन ही नहीं करेगा आपका, थोड़ा भी किसी काम में मन नहीं लगता है तो समझिए आपका बीपी जो है लो है। अब ऐसे ऐसे रहिएगा ना, बदाक से गिर जाइएगा। नींद बहुत भयानक आता है उसमें, क्योंकि बीपी लो है ना, अक्सर आदमी कमजोरी में नींद बहुत भयानक आता है। तो इसको जब अगर आपको नींद अगर ज़्यादा आ रहा है तो समझिए आपका बीपी वगैरह जो है ना डैमेज है, उसको जा करके ठीक कराइए। नॉर्मली ये ठीक हो जाता है, इसका दवा वगैरह आता है। जैसे इसका घरेलू अभी उपाय बताएंगे कैसे इसको घटा बढ़ा सकते हैं, घरेलू उपाय बता रहे हैं, सिंपल सा है। तो इसमें जो है ना थकान बहुत ज़्यादा होता है, नींद आपको ज़्यादा आएगी। देखिए जब बीपी जो है ना बढ़ जाए यानी हाइपर टेंशन हो जाए, उस समय घरेलू उपाय में जो सिंपल सा है, नमक मसाले वगैरह पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, यानी उसे कम खाइए। इससे जो है थोड़ा थोड़ा बीपी जो है सामान्य रूप से आ जाएगा। अब ज़्यादा बीपी बढ़ गया है तो अब ऐसा नहीं है कि नमक और मसाला कम खाने से बीपी आपका फिर से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि घर पे आराम से बैठे हैं, छोड़िए नमक छोड़ दिए है ना तो हमारा बीपी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जाकर डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, लेकिन ये घरेलू उपाय है, थोड़ा बहुत इसे ठीक भी रहता है। और हाइपोटेंशन में यानी बीपी आपको घट गया ना तो ये तो बहुत सिंपल है, हौच के उसको नमक खिलाइए जिसका बीपी घटा है, यानी जिसको हाइपोटेंशन हुआ है ना उसको पूरा दबा के ठेल कर नमक खिलाइए, जितना नमक खिला सकते हैं खिलाइए उसको। उसका देखिएगा ना 5 से 10 दिन में जो है उसका ब्लड प्रेशर जो फिर से सामान्य हो जाएगा। आई होप आप इतना समझ लिए ब्लड प्रेशर के बारे में। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको हम बताते हैं कि जो है ना ईसीजी हार्ट का नापने वाला जो मशीन है उसके बारे में समझाते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं ना कि ईसीजी होता क्या है। देखिए ईसीजी सिंपल से एक मशीन है, एक तरह से आलेख भी होता है। यह हृदय के गतिविधि पे यह ध्यान रखता है, यानी हृदय गतिविधि को मापता है। जैसे हृदय में थोड़ा मान लीजिए कि डिस्टर्बेंस हो गया या थोड़ा सा विकृति वगैरह उत्पन्न हो गया ना, उसको हम लोग ईसीजी मशीन से नापते हैं। जैसे आपको शुरू में बताया ना, देखिएगा जब आपको बताया ना मूवी वगैरह में देखिएगा ना कि जब कोई एक्टर होता है ना, जब विलेन से ज़्यादा हड़ा है वो थुरा जाता है, अब पूरा अच्छे से एकदम बेहोश हो जाता है, अच्छे से पूरा खून बह गया, तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जल्दी जल्दी। देखिएगा अस्पतालों में ऐसे ना ऑक्सीजन मास्क चढ़ा करके या उसके सीनों पर ऐसे ना चिपका दिया जाता है ऐसे लीड से। देखिए टीवी में ऐसे ना टिक 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 करके ना ऐसे ना ग्राफ बनता है, इस ठीक इसी के जैसा ग्राफ हुआ, देखिए ना मूवी में देखिए लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो ऐसे ही ग्राफ बनता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ईसीजी। वो जो है ना हृदय को मापता है कि कोई चोट जो है ना कहीं हड़ा है, कोई हुमस तो नहीं दिया हृदय पर चला गया चोट उसका, तो उसको नापा जाता है। तो ईसीजी का देखा जाए ना तो दो तरह से इसका फुल फॉर्म होता है। पहला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक तरह से ग्राफ भी है क्योंकि टीवी में ही ना ग्राफ को दिखाता है ऐसे, यही ग्राफ। तो ईसीजी एक तरह से ग्राफ भी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये जिस मशीनों में दिखाता है ना, जिस टीबिया में, उस टीबिया को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बस मारा ना आपको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो मशीन का नाम है, यंत्र का, तो हम यहाँ पे साफ साफ लिख दिए हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन है, यंत्र है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ना वो आलेख है, इसी आलेख को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब समझते हैं कि आखिर होता क्या है। देखिए जब भी हृदय में थोड़ा बहुत चोट वगैरह लग जाता है, चाहे कुछ डिस्टर्बेंस होता है ना, तो डॉक्टर जो है ना ऐसे सीने पे ना 12 गो लीड्स चिपकाते हैं, 12 गो लीड्स। लिस्ट देखे हैं, लीड्स मतलब होता है तार, ऐसे जगह जगह ना ऐसे चिपका दिया जाता है 12 गो। वो सभी लीड्स जो है ना उस ईसीजी मशीन से कनेक्टेड होते हैं। और ये लीड से काम क्या है, तो सिंपल सा वो जो है ना हार्ट के सिस्टोलिक डायस्टोलिक को पकड़ता है कि हार्ट जो है अच्छे से पंप कर रहा है कि नहीं, कि रुक रहा है कि पंप कर रहा है, इसको पकड़ता है। और जो ऐसे नोड है ना उससे जो बिजली हल्का हल्का बनता है पेसमेकर वाला, उसके मंद बिजली को भी थोड़ा थोड़ा पकड़ लेता है लीड्स वाला, 12 गो लीड्स जो होता है। अब इसी के थ्रू जो है ना वो पूरा एक टीवी में ग्राफ बनता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब समझते हैं ये ग्राफ जो है ना होता क्या है। तो यहाँ पे समझ लिए कि ये 12 गो लीड्स होता है और ये हार्ट की गतिविधि को मापता है। अब समझते हैं कि आखिर इस ग्राफ को देख करके डॉक्टर रीडिंग कैसे करता है, कैसे पढ़ लेता है कि हाँ आपके हृदय में ज़्यादा चोट लग गया है कि नहीं लगा है, कि थोड़ा कम लगा है, आखिर वो कैसे पढ़ लेता है। तो आप गौर से देखिएगा ना इस ग्राफों पे, तो ये अजीब टाइप का बनाया गया है। कहीं पे ऐसे जो है ना गोल उठ गया है, कहीं पे सीधे है, कहीं से थोड़ा नीचे, कहीं खूब ज़्यादा हचाक से ऊपर उसे नुकीला किया गया है, फिर डाउन, फिर ऐसे गोल सीधा ऐसे बनाया गया है। यानी इसका डिजाइन जो है ना अजीब टाइप का है, कहीं टेढ़ बकटेढ़ ऐसे गोल उठा ऐसे करके बनाया गया है। अब ऐसा नहीं है कि इसको जो है ना कैसे डिजाइन कर दिया गया है, ऐसा नहीं है।
देखिए इस सारे ग्राफ का जो है ना मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब समझते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए जो 12 गो सिनोवा पर लीड्स चिपकाया था ना, लीड्स 12 गो लीड्स, वो लीड्स जो है ना ये 5 तरंग पे ये काम करता है, यानी इसको इंडिकेट करते हैं। तरंग एक्चुअली में है नहीं, इसको बस ऐसे ही ना इंडिकेशन के लिए जो ना मान लिया गया है। देखिए ये जो पी तरंग है ना, जैसे शुरुआती दृश्य होता है पी क्यू आर एस टी, तो ये जो पी तरंग है ये सबसे पहले दिखाता है ना कि पूरे शरीर से ब्लड जो है सही सलामत ठीक ठाक जो है अलिंद से होते हुए नीले में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो बस पी तरंग का इतना ही काम है कि ये दिखा देगा कि पूरे शरीर से जो है ना ब्लड अलिंद से होकर नीले में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बस पी का इतना ही काम है। अब पी दिखा दिया। अब देखिए ध्यान से, अभी ज़्यादा ऐसे उठ जाएगा ना तो समझिए कि थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस है, यानी उधर से ब्लड आने में डिस्टर्बेंस है, इसको डॉक्टर पकड़ लेता है कि यहाँ पे दिक्कत है। तो ये अगर सामान्य है तो ठीक है। अब अगला दिख रहा है ना क्यू आर एस, ये तीनों जो है ना एक साथ होता है। जैसे ब्लड जो है पूरे शरीर से आ गया हृदय में, तो हृदय में थोड़े रहेगा, उसको पंप, हृदय को पंप भी तो करना है, पूरे ब्लड को भेजना है फिर से वापस शरीर में। तो अभी जो दिख रहा है ना क्यू आर एस, ये तीनों जो है ना एक साथ काम करता है। ये केवल दिखाता है ना कि नीले सही से, यानी हार्ट जो है सही से पंप करके आप ब्लड को फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा है, यानी ब्लड को पंपिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि धक खूब हचाक से ऐसे धक है ना पंप कर दिया धमनी में भेज दिया, या ऐसा भी ना हो कि ऐसे लूसुर से ऐसे छोड़ दिया कि जाओ धमनी में घुस जाओ, ऐसा भी नहीं है। तो ज़्यादा भी ना करे और कम भी ना करे, इस पर कौन नजर रखता है, क्यू आर एस। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ये पूरा ग्रुप में आता है, कॉम्प्लेक्स तरंग होता है क्यू आर एस। अब जैसे आर का मान अगर ज़्यादा ऊपर चल गया ना ग्राफ, तो समझ जाइएगा कि जो है ना ये जो हटवा है ना ये बिखिया के ब्लडों को हचाक से मार दिया है धमनी में, पूरा स्पीड में मार दिया है। तो समझिए कि उसमें आपका हार्ट बीट जो है ना बहुत तेज से काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ना सिस्टोल हो रहा है। तो आर का मान ज़्यादा हाई होगा तो डॉक्टर समझता है कि ज़्यादा जो है ना ये ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक ज़्यादा है। अब जो है ना एस का मान अगर ज़्यादा नीचे तक चला जाएगा ना तो डॉक्टर समझ जाएगा ना कि उधर से स्पीड में आ भी रहा है। तो क्यू आर एस दिखाता है नीले के संकुचन को। अब बाकी जो है टी दिखाता है ना कि जब पूरा संकुचन यानी ब्लड जो है पंप हो गया, उधर से ब्लड आ भी गया नीला में फिर से, तो जब उसके बाद से हृदय जो है ना ठीक ठाक सामान्य रूप से आ रहा है कि नहीं, यानी पूरा पंपिंग करने के बाद से हृदय जो है ना आराम से फिर से ठीक ठाक स्थिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको दिखाता है टी। टी ज़्यादा, यानी टी का मान अगर ज़्यादा उठ जाएगा तो समझिएगा कि ये काम जो है ठीक ठाक नहीं हो रहा है, हृदय जो है ना फिर से सामान्य रूप से नहीं है। अब बाकी जो फिर से ऐसे ग्राफ सीधा हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ सारा कुछ जो है नॉर्मल है। तो ये जो है ना लाइन ये दिखाता है ऐसे टेढ़ बकटेढ़। जैसे कहा जाता है ना कि जीवन में कुछ रेखाओं का जो है ना ऐसे टेढ़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। सारे रेखाएं अगर जीवन में सीधी कर दिया जाए ना, मतलब कि आपके जीवन से सारा दुख हटा दिया जाए, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जीवन में कुछ रेखाओं का टेढ़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है कि पी जाते लोग समुंदर का पानी अगर उसका पानी खारा नहीं होता। इसीलिए अपने जीवन में जो है ना अपने आप में थोड़ा सा एक ना एटीट्यूड बैलेंस करके रखिए। ज़्यादा आप सॉफ्ट नॉर्मल मत हो जाइए, इतना सॉफ्ट मत हो जाइए अपने आप को कि कोई 2 कौड़े का आदमी आकर के या कोई आपका छोटा मोटा आदमी आकर के आपको जो है चीट करके धोखा देकर चला जाए। इस समय दुनिया में ऐसा है नहीं। थोड़ा सा अपने आप में एटीट्यूड भी बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। समुद्र देखिएगा ना कितना भी सूर्य उसको तेज चमकता है ना, समुद्र कहता है कि थोड़ा सा मेरा पानी को गर्म करके उड़ा के दिखाओ ना। यानी सूरज के तेज चमकने से समुद्र का पानी कभी सूखा नहीं करते, क्योंकि झाड़ देगा तुरंत है। इतना आपकी हिम्मत है कि समुद्र का पानी सुखा देंगे, चमको जितना चमकना है चमक लो। इसीलिए अपने जीवन में थोड़ा सा एटीट्यूड भी बैलेंस थोड़ा बना के रखिए। खूब ज़्यादा भी मत रखिए, लेकिन इतना भी मत कम कर लीजिए कि कोई भी आपको चीट करके चला जाए। बात समझ ना आपको। तो जीवन में कुछ रेखाएं का भी टेढ़ा होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो टीबिया में जो फिल्मों में आप देखते हैं ना ईसीजी वाला, अगर ऐसे ना टिक 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 कर रहा है तब तक डॉक्टर कहेगा चलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसको बचा लेंगे। और जैसे ही ग्राफो ऐसे टिकटिकाते ऐसे सीधा होते होते पूरा ऐसे फ्लैट हो गया समतल, डॉक्टर कहेगा सॉरी हम नहीं कर सके। यानी डॉक्टर आपको बस सिंपल से सॉरी बोल देगा। देखिए सॉरी में भी कोई तरह का है। अगर आप सॉरी बोलिएगा ना तो एक तरह से माफ़ी है, और डॉक्टर सॉरी बोल दिया तो समझिए कि काम खत्म। यानी हम सॉरी बोले तो बात खत्म, डॉक्टर सॉरी बोल दिया आदमी खत्म। तो सब में सॉरी में अंतर है। चलिए आई होप पूरा ईसीजी के बारे में आप सब अच्छे समझ लिए होंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं है ज़्यादा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद वाला वीडियो में हम इसका क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, उसको आप ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।